तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी कहानी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोलर सिस्टम। और मैं ये चाहता हूँ कि सोलर सिस्टम आपको दो हिस्सों में पढ़ाया जाए। पहला हिस्सा जो सोलर सिस्टम का है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। आप सिविल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज के कोई भी एग्जाम दें, सोलर सिस्टम उनका हमेशा से ही फेवरेट टॉपिक रहा है। और सोलर सिस्टम में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर जीके की फॉर्म में पूछे जाते हैं। अगर यूपीएससी का कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पे आपको एनालिटिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरा हिस्सा जो सोलर सिस्टम का होता है उसको हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में समय समय पर कुछ चीज़ों का बूम आता रहता है। जैसे एक ज़माना था जब हमारे देश में मोबाइल का बूम आया। मोबाइल रखना अपने आप में स्टेटस सिंबल समझा जाता था, जिसको देखो मोबाइल के पीछे पड़ा है। एक समय आपने देखा होगा इंजीनियरिंग का बूम आया। हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, पढ़ाई में चाहे जैसा हो लेकिन वो इंजीनियर बनना चाहता है। 2010 के एरा में आपने देखा कि एमबीए करने का बूम आया। लोगों का मानना था कि एमबीए कर लो, जॉब पक्की और अपनी कंपनी बना लोगे। तो समय समय पे ऐसा होता रहता है। तो उसी क्रम में जब आज हमारे देश में डिजिटलाइजेशन हो गया है और दुनिया एक ग्लोबल एम्ब्रेला के नीचे आ गई है, तो इस समय आप लोग देख रहे होंगे एस्ट्रोलॉजी का बूम आया हुआ है। आप सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे और जैसे ही आप सोशल मीडिया पे आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, तो आप देखते हैं कि अनेक सारी एप्लीकेशंस, अनेक सारी वेबसाइट्स जो एस्ट्रोलॉजर जहाँ पर भरे पड़े हैं, जो आपका भविष्य देख रहे हैं, बहुत ही कम कीमतों में आपकी कुंडली बना करके दे रहे हैं। तो इस समय एस्ट्रोलॉजी का भी बूम आया हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बूम काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आज से कुछ साल पहले तक एक गुप्त होती विद्या थी जो ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स थे जिनको अच्छी जानकारी हुआ करती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स, युवा। हर युवा किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में है। और मैं भी जब ऑनलाइन कुंडलियाँ देखता हूँ तो मेरे पास भी ज़्यादातर टीन एजर्स ही आते हैं। कभी कभी तो इतने छोटे बच्चे आ जाते हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी का मतलब भी नहीं पता, लेकिन वो अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो जो दूसरा हिस्सा है हमारे सोलर सिस्टम का, उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एस्ट्रोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। और अगर ये बात आप समझ गए तो बिना किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प के भी आप अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। तो कहानी को बिना देर किए शुरू किया जाए। आपके सामने सोलर सिस्टम यहाँ पर आपको एक रफ डायग्राम में बना हुआ दिख रहा है। पिक्चर्स, एनिमेटेड वर्जन, वीडियोस आपको यहाँ पर वो भी सब प्रोवाइड हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना आए। तो एक मोटे तौर पर अगर आप देखें तो आपको सामने सूर्य नज़र आ रहा है और सूर्य के पैरेलल सारे प्लैनेट्स भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आप देख रहे हैं कि सन है, और सन के कंपैरिजन में जो पहला ग्रह है वो है मरकुरी यानी कि बुध। दूसरा ग्रह है वीनस यानी कि शुक्र। तीसरा ग्रह है अर्थ यानी कि पृथ्वी। चौथा ग्रह है मार्स यानी कि मंगल। पांचवां ग्रह है जुपिटर यानी कि गुरु या बृहस्पति। और फिर अगला ग्रह है सैटर्न यानी कि शनि। उसके बाद है यूरेनस, फिर है नेपच्यून और आखिरी नंबर है प्लूटो का। हालांकि प्लूटो से अब ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन ने इनसे प्लैनेट होने का दर्जा छीन लिया। तो अब ये जो आज के बच्चे हैं ये 8 ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने जब पढ़ा है तो 9 ग्रहों के बारे में पढ़ा है, और एस्ट्रोलॉजी भी 9 ग्रहों को ही मानती है। अच्छा, हमने प्लूटो को ग्रह नहीं माना, इसका मतलब ये हो गया क्या कि प्लूटो अपनी जगह से हट गया? नहीं, प्लूटो तो वही है, वो हटा नहीं, हमने मानना छोड़ दिया। तो इसलिए हमने प्लूटो को अभी शामिल किया हुआ है ताकि हम उस कारण को तलाश सकें कि आखिर इसको हटाया क्यों गया था। तो ये ग्रहों का एक जो क्रम है ये आपको आ गया। अच्छा, जब आप बच्चे थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में पढ़ते थे, तब भी इन ग्रहों का ये क्रम आपको याद करवाया गया था, और ये याद होना ही चाहिए कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में सेट है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि और अरुण, वरुण और प्लूटो, ये इसका क्रम होता है। लेकिन जहाँ से हमारी क्लास की शुरुआत हो रही है उसमें जो पॉइंट आ रहा है निकल के, वो ये आ रहा है कि ज़रा आप सप्ताह के दिनों का नाम एक बार सोचिए। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है संडे, दूसरे नंबर पर आता है मंडे,
तीसरा है ट्यूसडे, फिर है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये भी तो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही सेट किया गया है। अच्छा, सप्ताह में 7 दिन है, लेकिन ग्रह हमारे पास 9 हैं, तो 9 ग्रह और दिन 7, ऐसा क्यों है? तो इसका सबसे पहला और आसान आंसर ये है कि आप देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वो प्रत्येक ग्रह के ऊपर पड़ता है, और जो ग्रह सूर्य से जितना ज़्यादा दूर होगा प्रकाश वहां तक उतना कम पहुंचेगा, जो जितना नज़दीक होगा उतना ज़्यादा प्रकाश पहुंचेगा। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, हम देखते हैं कि सनलाइट हमारे यहाँ कितना इम्पैक्ट डालती है। गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है और सर्दी के मौसम में बहुत सर्दी होती है। तो ज़रा आप कल्पना करिए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता तो है, लेकिन सर्दी के मौसम में आप सूर्यदेव का दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं। तो पृथ्वी जो कि सूर्य से तीसरा ग्रह है, यहां पर भी सनलाइट प्रॉब्लम है सर्दी के मौसम में। तो कल्पना करिए कि पृथ्वी के बाद मंगल, गुरु और शनि तक आते आते क्या स्थिति होती होगी? बहुत खराब स्थिति, सूर्य दिखता ही नहीं होगा या सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं होगा। अच्छा, कल्पना करिए शनि के बाद जब हम यूरेनस या नेपच्यून या प्लूटो पर पहुंच जाएं तो क्या स्थिति होगी? तो प्लूटो पे तो सनलाइट आती ही नहीं है, और यूरेनस और नेपच्यून पर भी नाम मात्र की सनलाइट आती है, नाम मात्र की। तो चूंकि वहां तक सनलाइट पहुंचती नहीं है और यूरेनस और नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम में कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं, इसलिए दुनिया भर की एस्ट्रोलॉजी, मैं यहाँ पर केवल इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, वहां पर भी यूरेनस और नेपच्यून को कोई रोल नहीं मिला। तो अगर हम यूरेनस और नेपच्यून को हटा दें तो सैटर्न तक ही तो बचे। तो अब आप देख लीजिए, मंडे का मतलब हो गया मून, अर्थ के ऊपर है मून। ट्यूसडे का मतलब हो गया मंगल यानी कि मार्स। वेडनेसडे का मतलब हो गया मरकरी यानी कि बुध। थर्सडे का मतलब हो गया जुपिटर, गुरु। फ्राइडे का मतलब हो गया वीनस यानी कि शुक्र, और सैटरडे का मतलब हो गया सैटर्न। तो सप्ताह के 7 दिन सौर मंडल के 7 ग्रहों में विभाजित कर दिए गए। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहीं से उठता है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब हम सोलर सिस्टम का ऑर्डर देखते हैं तो हमें मिलता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। लेकिन जब हम अपने सप्ताह के नाम देखते हैं तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर सप्ताह के नामों को सही क्रम में सेट किया गया है तो इसका मतलब सोलर सिस्टम गलत क्रम में सेट है, और अगर सोलर सिस्टम सही क्रम में सेट है, वो गलत नहीं हो सकता, तो सप्ताह के नाम गलत क्रम में सेट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आप दोनों को पेपर पे नोट करिए। एक तरफ आप संडे, मंडे से लेकर के सैटरडे तक लिखिए, और दूसरी तरफ आप मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर और सैटर्न को लिखिए। तो आप विषमताएं पाएंगे कि नहीं पाएंगे? अच्छा, कोई भी चीज़ जो प्राकृतिक है, जो यूनिवर्सल है, वो गलत नहीं हो सकती। ये बात हम सब लोग बचपन से ही जानते हैं। तो अगर ये सोलर सिस्टम हमारा गलत नहीं सेट है तो सप्ताह का जो पहला दिन है वो बुधवार होना चाहिए। रविवार से शुरुआत होनी चाहिए, संडे, फिर होना चाहिए बुधवार, फिर होना चाहिए शुक्रवार, फिर होना चाहिए सोमवार, फिर होना चाहिए मंगलवार, फिर होना चाहिए गुरुवार, और फिर होना चाहिए शनिवार। गलत कौन है? और जैसे ही आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा गलत कौन है, तो एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा रहा हूँ, ना एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मैं एक जागरूकता आपके अंदर बढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी का स्कोप अब बहुत बढ़ गया है, अब आप जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही कम है। तो बात आपको समझ में आ गई। ये जो विवाद यहाँ पर पैदा हुआ, इस विवाद को एक श्लोक सुलझाता है, और उस श्लोक को हम लोग रोज रोज दोहराते हैं। ये है नवग्रह मंत्र। नवग्रह मंत्र कहता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस श्लोक को हम डिकोड करेंगे और मुख्य तौर पर यही हमारा आज का उद्देश्य है। जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलता है, सूर्य एक तारा है, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो रहा है, हाइड्रोजन का फ्यूजन हीलियम में हो रहा है, इस कन्वर्जन से एनर्जी पैदा हो रही है, वो एनर्जी सोलर फ्लेयर्स के रूप में निकल रही है।
सोलर रेडिएशन के रूप में निकल रही है। आम बोलचाल की भाषा में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश प्रत्येक ग्रह तक जा भी रहा है। अब जब सूर्य का प्रकाश प्रत्येक ग्रह के ऊपर पड़ता है तो यहां पर फिजिक्स का एक नियम लागू होता है जिसको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहा जाता है। आपने भी अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो लाइट का कुछ हिस्सा तो आर पार हो जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इसी को रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको मोबाइल की टॉर्च से ये दिखाऊं तो कल्पना करिए ये बॉटल एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर हमने सनलाइट मारी, तो आप देख रहे हैं कि सनलाइट का एक हिस्सा इस बॉटल के आर पार हो जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इस फोन का कवर भी चमक रहा है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट था, इसकी डेंसिटी बहुत कम है। अब हम लोग एक हाई डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट उठाते हैं, मान लेते हैं कि ये डस्टर। तो जब हाई डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट उठाया और फिर यहाँ पे हमने लाइट मारी तो आप देख रहे हैं कि सामने इसकी परछाई बन गई, यानी कि रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं हुआ, जबकि 100% रिफ्लेक्शन हुआ। और आप देख रहे हैं कि मोबाइल का जो कवर है ये येलो कलर से चमकने लगा। बात समझ में आ गई? ये फिजिक्स है। मैंने कहा कि ज्योग्राफी में जब भी तर्क हो जाए तो वो फिजिक्स बन जाती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली कहानी ये है कि सूर्य का प्रकाश जब प्रत्येक ग्रह पर पड़ता है तो ग्रहों की भी तो कुछ ना कुछ डेंसिटी होती होगी। प्रत्येक ग्रह की कुछ ना कुछ डेंसिटी है। पृथ्वी एक ठोस ग्रह है, हमारी अपनी डेंसिटी है। चंद्रमा बहुत ठोस है, अभी आप लोग आगे जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे कि चंद्रमा बहुत कड़ी चट्टानों से बना हुआ है। गुरु भी ठोस है, वो भी डेंस है। लेकिन आप पाएंगे कि जैसे जैसे किसी ग्रह का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो सूर्य का प्रकाश जब प्रत्येक ग्रह पर पड़ता है तो उसका कुछ हिस्सा तो आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है, या ग्रह एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रह के अंदर चला जाता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जब ये सोलर रेडिएशन किसी प्लैनेट पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा तो एक स्थिति बनेगी। वो स्थिति ये होगी कि जो भी रेट ऑफ रिफ्लेक्शन था उसमें कुछ ना कुछ उस प्लैनेट के रेडिएशन भी शामिल होंगे। जैसे अभी मैंने प्रयोग करके दिखाया कि जब मैंने मोबाइल की टॉर्च इस पर मारी तो पीला रंग आपको मोबाइल पे नजर आया था, तो इसका मतलब इसके गुण मोबाइल में आए थे ना। तो उसी तरीके से जब सूर्य का प्रकाश किसी ग्रह के ऊपर पड़ता है और रिफ्लेक्ट होता है तो सोलर रेडिएशन के साथ साथ उस प्लैनेट के भी कुछ रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होते हैं, और ये रेडिएशन कहां जाएंगे? वापस सूर्य की तरफ, क्योंकि एनर्जी का जो भी सोर्स होगा वहीं पर तो एनर्जी जाएगी। तो कल्पना करिए कि सनलाइट जो है उसने इन सारे प्लैनेट्स के ऊपर रेडिएशन डाला, कुछ हिस्सा प्लैनेट्स में एब्जॉर्ब हुआ और बचा हुआ हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से ये सोलर रेडिएशन वापस लौटा। तो वापस लौटने के क्रम में क्या ये सोलर रेडिएशन इंक्लूडिंग द रेडिएशंस ऑफ द स्पेसिफिक प्लैनेट्स सभी ग्रहों पर जाएगा? नॉन लाइफ, जहां तक हमारी जानकारी है वहां तक जीवन केवल पृथ्वी पर है। तो इसलिए पृथ्वीवासी इन सभी रेडिएशंस को रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे? उसमें जुपिटर का भी रेडिएशन होगा, सैटर्न का भी रेडिएशन होगा, वीनस का भी होगा, मरकुरी का भी होगा, मून का भी होगा और सन का अपना भी होगा, क्योंकि मेन तो वही है। बस इसी का नाम है एस्ट्रोलॉजी। जिस भी प्लैनेट का रेडिएशन हमारे ऊपर पड़ता है तो उसी रेडिएशन, उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा के सहारे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे यह कह दे कि एक ग्रह का रेडिएशन, एक प्लैनेट की एनर्जी हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे ला सकती है, तो उसे आपको साइंटिफिक आंसर देना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलती है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सूर्य के प्रकाश से फोटोवोल्टिक सेल चार्ज हो जाते हैं और हम लोग सोलर एनर्जी बनाते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
सूर्य प्रत्यक्ष है और प्रमाण है। तो जैसे सूर्य एक प्रमाण है, उसी तरीके से प्रत्येक ग्रह एक प्रमाण है। यह भी बात आपको समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट ये है कि ये तो आपको क्लियर हो गया कि जब सोलर रेडिएशन किसी प्लेनेट के ऊपर पड़ता है तो कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होता है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन रेट कितना है ये आपको पता होना चाहिए। तो जिस ग्रह का रिफ्लेक्शन रेट सबसे ज्यादा होगा उसे पहले नंबर पर हमें रखना है, जिसका सबसे कम होगा उसे आखिरी नंबर पर रखना है। अब वापस से नवग्रह मंत्र उठा लीजिए, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। ब्रह्मा का मतलब है ब्रह्म, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, उस ब्रह्म को हम नमन करते हैं। मुरारी का मतलब है कृष्ण, भगवान विष्णु श्री हरि जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। और त्रिपुरांतकारी का मतलब है भगवान शिव यानी कि डिस्ट्रॉयर, जिनका एक बार त्रिनेत्र खुलेगा तो विनाश हो जाएगा। इन त्रिदेवों को हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए अब नवग्रहों की तरफ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला नाम आता है भानु। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु यानी कि सूर्य। तो सूर्य तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, रेडिएशन का जन्म ही वहां से हो रहा है, तो सबसे हाई रेडिएशन किसका हो गया? सूर्य का हो गया। इसीलिए इस श्लोक में सबसे पहले किसको रखा गया? भानु यानी कि सूर्य को रखा गया। दूसरे नंबर पर आया शशि, तो शशि का मतलब है चंद्रमा। सेकंड नंबर पर रेडिएशन शशि का है, और यहां पर रेडिएशन का मतलब है रेट ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रेडिएशन वापस आ रहा है वो सबसे ज्यादा चंद्रमा से आ रहा है। फिर तीसरे नंबर पर है भूमि सुतो, और भूमि सुतो कहा गया है मंगल को। भूमि का मतलब पृथ्वी, सुतो का मतलब पुत्र। ज्योतिष की भाषा में मंगल को धरती का पुत्र माना गया, इसीलिए मंगल को कहीं भी मंगल ना लिख करके भूमि सुतो लिखा गया। तो तीसरे नंबर पर रिफ्लेक्शन किसका है? मंगल का है। और फिर बुधश्च, चौथे नंबर पर है बुध। इतनी बात समझ में आ गई? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च, गुरुश्च जुपिटर, शुक्र शनि, राहु केतु। राहु केतु क्या है अभी आगे बताता हूं। शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आगे बात समझ में। तो आप देखिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी आज बहुत आगे है, और हर चीज को हम लोग विज्ञान की कसौटी पर परखने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। लेकिन कई सौ साल पहले, या हो सकता है हजारों साल पहले, जब इस नवग्रह मंत्र की रचना करी गई तो हमारे पूर्वज जो थे उनके ज्ञान की सीमा कितनी विशाल रही होगी कि उन्होंने इस रेडिएशन का पता तब लगा लिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी हमारे देश में, जो बात सत्य है टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हमारा देश आध्यात्म की टेक्नोलॉजी वाला देश था। और इसी मंत्र को वेस्टर्न फिलॉसफी में उठाया गया, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के साथ मिक्स किया गया और संडे मंडे को सेट कर दिया गया। अब आप देखिए फिर से ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी के बाद भानु संडे, शशि मंडे, भूमि सुतो ट्यूसडे, बुध वेडनेसडे, गुरुश्च थर्सडे, शुक्र फ्राइडे, शनि सैटरडे। बात समझ में आ गई? तो ना ही हमारा सोलर सिस्टम गलत तरीके से सेट है, और ना ही हमारे सप्ताह के जो दिन हैं उनका क्रम गलत है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन मनुष्य ने अपनी जिजीविषा, अपने पुरुषार्थ और अपने ज्ञान का उपयोग करके ये पता लगा लिया कि ब्रह्मांड में जो भी परिघटनाएं होती हैं उनका असर मानव जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है, और इसी तरीके से दिनों को सेट कर लिया गया। जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे मुगल डायनेस्टी आती है,
अभी मिडिवल इंडिया में हम दिल्ली सल्तनत फिनिश करने जा रहे हैं, उसके बाद मुगलिया सल्तनत शुरू होगी। तो वहां पे कैरेक्टर आएगा हुमायूं, और जब आप हुमायूं को पढ़ेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो एस्ट्रोलॉजर था, उसको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था, जबरदस्त मैथमेटिशियन था, बहुत बढ़िया गणित थी उसकी, एस्ट्रोनॉमी की अच्छी समझ थी उसको, फिलॉसफी की अच्छी समझ थी उसको, और उसके समय में कई धर्मशास्त्र हमारे ट्रांसलेट भी हुए अरेबिक और पर्शियन में। लेकिन जब आप देखते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई, तो अपनी ही लाइब्रेरी जो उसने बनवाई थी शीर मंडल, उसकी सीढ़ियों से गिर करके मर गया। लेकिन उसके बारे में एक रोचक तथ्य आता है कि हुमायूं चूंकि एस्ट्रोलॉजी का अच्छा जानकार था, तो वो दिन के हिसाब से कपड़े पहनता था। अब आज आप किसी से कह दें कि दिन के हिसाब से कपड़े पहनो, तो पहली चीज तो ये बहुत मुश्किल काम होगा, और अगर आसान होगा तो व्यक्ति कहां से अलग अलग कलर के कपड़े ढूंढेगा। अब जो हुमायूं है वो क्या करता है, मंडे को व्हाइट क्लॉथ पहनता है, ट्यूसडे को रेड पहनता है, वेडनेसडे को ग्रीन पहनता है, थर्सडे को येलो पहनता है, फ्राइडे को फिर से व्हाइट पहनता है, सैटरडे को ब्लैक पहनता है, और संडे को ऑरेंज पहनता है। लेकिन उसकी मौत अनफॉर्चुनेट तरीके से हो गई, वो अपनी मौत को नहीं टाल पाया, और उसको खुद को नहीं पता था कि वो इस तरीके से मरेगा। कहने का उद्देश्य बस इतना सा है कि आप बीमार पड़े, दवा लेने के लिए किसी मेडिकल स्टोर पे गए, और वहां पे आपने कहा कि भैया ये दिक्कत है, मैं दवा दे दो। तो उसने कहा मैडम ये सामने आपका मेडिकल स्टोर है, आप अंदर आइए और अपने पसंद की दवाई निकाल लीजिए। अब लड़कियों ने बढ़िया पिंक, चेरी रेड, बेबी पिंक और अपनी पसंद की पूरा सब निकाल ली दवाइयाँ। लड़कों ने सफ़ेद, काली, नीली दवाइयाँ निकाल ली। अच्छा, सब दवाइयाँ हैं, सब पे रिसर्च है, सब पे अनुसंधान है, और आपने घर आके सब दवाइयाँ खा ली बारी बारी से कि सुबह रेड वाली खाऊंगी, शाम को व्हाइट वाली खाऊंगी, रात को ब्लू वाली खाऊंगी, खा ली। अच्छा, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि वो दवाइयाँ खाने से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ना, क्योंकि वो जीवन रक्षक दवाएं हैं। लेकिन कई बार जीवन रक्षक दवाओं में कोई विष भी होगा। बस इसी चीज का नाम एस्ट्रोलॉजी है। उपाय सारी दुनिया में भरे पड़े हैं, रेमेडीज सारी दुनिया में भरी पड़ी हैं, आपके लिए कौन सी है ये कौन बताएगा? तो ये एक गुरु बताएगा, एक योग्य एस्ट्रोलॉजर बताएगा, जिसका गणित और फलित दोनों जबरदस्त हो। 9 ग्रह हैं, 9 में से 9 ग्रह किसके अच्छे हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि कुंडली में 3 ग्रह तो सबके खराब होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है 6 8 12, जो भी आप नहीं समझ पाएंगे। आम बोलचाल की भाषा में ऐसे समझिए कि 3 ग्रह सबके खराब होते हैं, 9 में से 3 ग्रह सबके खराब होते हैं। और अगर व्यक्ति हर दिन के हिसाब से कपड़ा पहनेगा तो हो सकता है कि जो ग्रह उसका खराब हो उसने उसका भी कपड़ा पहन लिया, और जैसे उस प्लेनेट का रेडिएशन सेम कलर के ऊपर पड़ा तो वो प्लेनेट प्रोवोक हो गया और कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। तो जिस तरीके से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाएं नहीं खाई जाती, उसी तरीके से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी हमें नहीं करनी चाहिए। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है ये भी क्लियर हो गया होगा, और ग्रहों का हमारे जीवन में क्या रोल है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चूंकि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ये इतना दूर हैं कि यहां पर सनलाइट पहुंचती ही नहीं, और अगर थोड़ी बहुत पहुंचती भी है तो रेट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 0। तो जब रेट ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा तो क्या ये हमारे जीवन पे कोई असर डालेंगे? नहीं। तो जब जीवन पे असर ही नहीं डालेंगे तो कुंडली में इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए यहां तक केवल देखा जाता है, 7 ग्रहों तक देखा जाता है। अब 7 ग्रहों के बाद राहु और केतु का नंबर आता है। तो अर्थ जो है वो लगातार सूर्य का चक्कर लगा रही है, और चक्कर लगाते लगाते साल में 2 बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जब अर्थ, मून और सन ये तीनों एक सामने होता है। ट्रांसफ्यूजन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी नेगेटिव होती है जब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर पे
या नॉर्थ पोल पर रिलीज होती है तब इसको राहु कहा जाता है, साउथ पोल पर रिलीज होती है तो इसको केतु कहा जाता है। साइंस भी इसको भली भांति मानती है और साइंस की भाषा में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की भाषा में इसको लूनर नोड्स कहा जाता है। तो जिसको हम लोग राहु और केतु कहते हैं, ये दुनिया भर के वैज्ञानिक उसको लूनर नोड कहते हैं। और जब भी लूनर नोड एक्टिव होते हैं तो कई बार हमारे सैटेलाइट्स में डिस्टर्बेंस आ जाता है, जो मैं पीछे आपको बता चुका हूं। तो वो भी घटनाएं यहां पर घटती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का जो जन्म है उसकी कहानी तो बहुत विशाल है, लेकिन आम आदमी कैसे समझे कि ग्रहों का महत्व हमारे जीवन में क्या है, खास तौर पर वो व्यक्ति जो ज्योतिष को नहीं मानता वो कैसे समझे, तो उसको समझाने के लिए मैं समझता हूं कि ये क्लास सफिशिएंट है, उसको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये क्रम आपको क्लियर हो गया। क्रम क्लियर होने के बाद ये जो बुध और शुक्र हैं, इन दो ग्रहों को इंफीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है। इंफीरियर प्लैनेट्स को आप क्षुद्र ग्रह भी कह सकते हैं, खराब ग्रह भी कह सकते हैं। और इन दोनों को इंफीरियर सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब सूर्य व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, और जब सूर्य व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा उसमें ब्लास्ट होगा तो सबसे पहले यही दो तो ग्रह जल जाएंगे। तो दो ग्रह जो जल के खत्म हो जाएंगे वो बुध और शुक्र हैं, इसीलिए इनको इंफीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इसको हिंदी में पार्थिव ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो जब हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात करते हैं तो 4 ग्रह इसमें आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये क्वेश्चन कई बार जीके के फॉर्म में पूछा गया है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या हैं। तो याद रखिएगा, मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह का मतलब क्या है? पार्थिव ग्रह का मतलब है कि ये चारों ग्रह एक समान चट्टानों से बने हुए हैं। इनकी चट्टानों के जब हम लोग सैंपल लेंगे तो इनमें लगभग सिमिलैरिटी पाई जाएगी। खास तौर पे मून और अर्थ में तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। मार्स रोवर मिशन भी देखिए जा रहे हैं, मार्स की भी रॉक्स को स्टडी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि नहीं पृथ्वी के जैसा ही है मंगल। तो इसलिए इनको हम लोग पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। शुरुआत के 4 हटा दीजिए, अब आ जाइए अगले 4 में। अगले 4 जब आते हैं तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन चारों प्लैनेट्स को मिला के कहा जाता है जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स का मतलब हो गया कि जिस तरीके से इन चारों की बनावट एक जैसी है उसी तरीके से इन चारों की भी बनावट एक जैसी है। लेकिन ये जो 4 हैं इनकी बनावट में रॉक्स का रोल नहीं है, इनकी बनावट में गैसेस का रोल है। आप पूरी तरीके से ये तो नहीं कह सकते कि ये प्लैनेट्स गैसियस हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में रॉक्स ज्यादा हैं उसी तरीके से जोवियन प्लैनेट्स में गैसेस ज्यादा है। आगे बात सुन में। अच्छा, जुपिटर गैसियस है, सबको पता है। सैटर्न गैसियस है, यूरेनस और नेपच्यून भी गैसियस है। तो जाहिर सी बात है ना कि रेट ऑफ रिफ्लेक्शन कम होगा क्योंकि गैसियस हैं। तो जब रेट ऑफ रिफ्लेक्शन कम है तो आप देखते हैं कि ये नीचे आते हैं, नीचे आते हैं ना, ये नीचे आते हैं। तो ये कहानी जोवियन प्लैनेट्स की हो गई। इसके बाद अगला पॉइंट आता है प्लैनेट्स विजिबल फ्रॉम नेकेड आइज। कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है। आप लोग अक्सर सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स या अखबारों में पढ़ते सुनते होंगे कि कल रात को शुक्र और गुरु एक साथ देखे गए स्टार्स की फॉर्म में, क्योंकि ये ग्रह बहुत बड़े आकार में नहीं है तो आपको तारों के जैसे ही नजर आएंगे। तो वो ग्रह जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है उनमें कौन कौन से आते हैं? बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी पे तो हम लोग रहते ही हैं, मंगल आता है, गुरु आता है और शनि आता है। इतने ग्रहों को नेकेड आई से देखा जा सकता है। अब जरा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ग्रह हैं जिनको नेकेड आई से देखा जा सकता है। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी प्लैनेट्स आर विजिबल फ्रॉम द नेकेड आइज, तो आंसर आपका होगा 5। क्यों 5? क्योंकि पृथ्वी को देखने के लिए पृथ्वी के बाहर जाना पड़ेगा। हम लोगों ने पृथ्वी को नहीं देखा है, हम लोग पृथ्वी के जिस हिस्से पर रहते हैं केवल उस हिस्से को देखा है। तो इसलिए आंसर आपका हमेशा 5 होगा, नग्न आंखों द्वारा दृश्य ग्रह। आगे बात सुन में। इसके बाद में अगला सवाल है कि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम लोगों ने एंटी क्लॉक थियरी कहा था। इस ब्रह्मांड में लगभग प्रत्येक चीज एंटी क्लॉक घूम रही है। तो यहां पर देखिए कि एरो के माध्यम से इन ग्रहों के घूर्णन की भी दिशा को मैंने बनाया हुआ है। तो आप देखिए सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सिवाय यूवी के।
यूरेनस और वीनस, ये देखिए यूरेनस वीनस क्लॉकवाइज घूम रहा है, यूरेनस क्लॉकवाइज घूम रहा है, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यूरेनस और वीनस क्लॉकवाइज क्यों घूमते हैं, इसके पीछे आज भी रिसर्च जारी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का ऐसा मानना है कि जब भी रिसर्च पूरी हो जाएगी तो नतीजा यही निकल के आएगा कि इन प्लैनेट्स की डेंसिटी कुछ ना कुछ डेंसिटी से ही रिलेटेड होगा, ऐसा एस्ट्रोलॉजी का मानना है। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्योतिष में जो शुक्र के गुण बताए गए हैं उसके अनुसार कहा जा रहा है कि डेंसिटी। आगे बात समझ में? अच्छा, अब आप फोकस करिए यहां पर, ये बीच में जो आपको एक बेल्ट बनी हुई दिख रही है, इसको मेटेरोइटिक बेल्ट कहा जाता है। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और जितने भी पिंड हमको स्पेस में ब्रह्मांड में दृश्य हैं या अदृश्य हैं उनको सबको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है, उनको सबको आकाशीय पिंड कहा जाता है। तो आकाशीय पिंडों में ग्रह भी आते हैं, उपग्रह भी आते हैं, चट्टानें भी आती हैं, तारे भी आते हैं, आकाशगंगाएं भी आती हैं। तो ब्रह्मांड में पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भी तो तैर रहे होंगे, क्योंकि बिग बैंग से वो सब भी निकले थे। तो जब सूर्य की डेंसिटी के वजह से ये सारे ग्रह सूर्य का एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाने लगे इस तरीके से, तो कुछ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भी थे जो कंडेंस हो गए और एक बेल्ट के फॉर्म में इकट्ठा हो गए, और ये जो मेटेरोइटिक बेल्ट बनी ये मंगल और गुरु के बीच में बनी, मार्स और जुपिटर के बीच में बनी एक काफी मोटी मेटेरोइटिक बेल्ट पाई जाती है, जिसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हैं। कितने बड़े टुकड़े हैं? कभी कभी तो इतने बड़े जितना बड़ा चंद्रमा है, इतने बड़े बड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। तो जब हम बड़े बड़े कह रहे हैं तो ये स्पेस की भाषा में बड़े बड़े कह रहे हैं, तो हो सकता है नॉर्थ अमेरिका के बराबर एक टुकड़ा हो, ऑस्ट्रेलिया के बराबर एक टुकड़ा हो, इतने बड़े बड़े टुकड़े भी यहाँ पर हो सकते हैं। और जैसे कि सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये बेल्ट भी लगातार एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े इसमें बंधे हुए हैं, मेटेरोइटिक बेल्ट कह रहे हैं इसको, उल्कापाती पेटी कह रहे हैं इसको, उल्का पेटी कह रहे हैं इसको। तो ये भी तो पॉसिबल है कि घूमते घूमते स्पीड बढ़ जाती है, कुछ पत्थर टूट जाते हैं। तो जैसे ही इसके घूमने के कारण कुछ पत्थर टूट जाते हैं, तब फिर ये इस बेल्ट से अलग हो जाते हैं, और अलग हो जाने के बाद में ये जो पत्थर हैं ये इस तरीके से ट्रैवल करने लगते हैं, टूट के अलग होंगे और इस तरीके से ट्रैवल करने लगेंगे। अब यहां पे तो व्हाइट बोर्ड पे आपको डिस्टेंस दिख नहीं रही है, लेकिन डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी मोड़ पे आपने गाड़ी मोड़ी और गाड़ी स्लिप हो गई, तो आप गिरेंगे तो उसी डायरेक्शन में ना जिस दिशा में मोड़ रहे थे, ऑपोजिट तो नहीं गिरेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये सारे जो मैटर्स हैं ये भी इसी तरफ ट्रेवल करते हैं। तो जब ये बेल्ट से पत्थर टूटने के बाद आगे ट्रेवल करते हैं तो सबसे पहला प्लेनेट होता है मंगल, जहां पे ये जाके गिरते हैं। यहां पे ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यदि कोई उल्का पिंड ऑस्ट्रेलिया के बराबर का है और वो बेल्ट से टूटा, तो जब वो जाकर के गिरेगा मंगल ग्रह पे तो ऑस्ट्रेलिया के बराबर ही होगा क्या? नहीं, रास्ते में सफर कर रहा होगा, टूट जाएगा, छोटा हो जाएगा और छोटे साइज में गिरेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेटेरोइटिक रेन होती है, उल्कापाती वर्षा होती है, वो कहां पर होगी? मंगल ग्रह पर होगी। अगर इन फ्यूचर मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाश भी लिया गया तब भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहां पर तो लोग उल्का पिंडों से मारे जाएंगे, और मंगल ग्रह पर इन उल्का पिंडों की वजह से जो गड्ढे बन गए हैं वो गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं। मैरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है उससे कई 100 गुना बड़े मार्स के ऊपर है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि मार्स भी तो लगातार घूम रहा है, तो यह भी पॉसिबल है कि मार्स आगे निकल गया हो और ये मेटेरोइटिक फॉल अर्थ की तरफ बढ़ गया हो। तो फिर मार्स से अर्थ तक जब ये ट्रेवल करेंगे और छोटे हो जाएंगे। लेकिन अर्थ के पीछे है मून जो लगातार अर्थ का चक्कर लगा रहा है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये अगली उल्कापाती वर्षा जो है ये चंद्रमा पर होगी, और चंद्रमा पर ये पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े गिरेंगे जिन्हें उल्कापाती वर्षा या मेटेरोइटिक रेन या मेटेरोइटिक फॉल कहा जाएगा। जिस साइज का मैटर मार्स पर गिरा था
क्या उसी साइज का मून पर गिरेगा? नहीं, अगेन उसने ट्रेवल किया और साइज में छोटा हो गया। तो जैसे चंद्रमा का आकार छोटा है वैसे ही चंद्रमा पर गिरने वाले उल्कापिंडों का भी आकार छोटा हो जाता है। लेकिन चंद्रमा के छोटे आकार के चलते उसका प्रेशर उतना ही होता है और चंद्रमा पर भी बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। चंद्रमा पर अब तक ज्ञात जो सबसे बड़ा गड्ढा है वो माउंट एवरेस्ट यानी कि 8,848 मीटर का 16 गुना है। आप लोगों ने चांद पे दाग देखा होगा। बचपन में उस दाग में पूर्णमासी की रात को अनेक आकृतियां दिखती थीं। कभी मम्मियां, दादियां, नानियां आपको कहानी सुनाती थी कि एक बुढ़िया है वो चंद्रमा के ऊपर चरखा चला रही है। कभी चंद्रमा के ऊपर एक घोड़े पे बैठा हुआ राजकुमार आपको दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा पे दाग हैं और उन दागों से कोई ना कोई आकृति बन जाती है। चंद्रमा पर दाग नहीं है। चंद्रमा पर जब उल्कापाती वर्षा होती है तो गड्ढे बन जाते हैं और सूर्य का प्रकाश उन गड्ढों के अंदर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अभी मैंने आपको रिफ्लेक्शन बता दिया क्या होता है। तो सनलाइट जब चंद्रमा पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर आती है तो आपको शाइनी मून नजर आता है, लेकिन सनलाइट उन गड्ढों के बहुत अंदर नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो गड्ढे आपको स्पॉट्स के रूप में नजर आते हैं। और चंद्रमा के ऊपर ये जो मेटेरोइटिक फॉल के गड्ढे हैं इनको कहा जाता है क्रेटर। चांद में दाग नहीं है, चांद पे क्रेटर्स हैं। और क्रेटर्स आपको पृथ्वी से दिखाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच रही है। बात समझ में आ गई? अब आप कल्पना करिए कि इतना छोटा सा सैटेलाइट, उस पर भी कोई छोटा सा गड्ढा अगर पृथ्वी से दिख रहा है दाग के रूप में, धब्बे के रूप में, तो एक्चुअल में वो कितना गहरा होगा? अनुमान लग गया? तो चांद पे भी बहुत डिस्टरबेंस है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कभी कोई स्पेसशिप वहां पे उतरा और पीछे से मेटेरोइटिक फॉल हो गई, गिरा धड़ाम से, ब्लास्ट मार गया, ये भी हो सकता है। इसलिए जब भी कोई मिशन जाता है तो इस चीज पर रिसर्च करके जाता है। खैर, और आगे बढ़ते हैं। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जब चंद्रमा घूम रहा हो तो पृथ्वी के इस हिस्से की बजाय इस हिस्से पर हो और मेटेरोइटिक फॉल्स का सामना सीधा पृथ्वी से हो जाए, यह भी तो हो सकता है। तो जरा यह बताइए कि चंद्रमा पर जब यह उल्कापाती वर्षा हुई तो जिस साइज के उल्कापिंड गिरे, क्या उसी साइज के पृथ्वी पर गिरेंगे? क्योंकि फिर से लाखों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, तो ये साइज में और छोटे हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर ऑस्ट्रेलिया के बराबर का कोई उल्कापिंड इस उल्का पेटी से टूटा तो पृथ्वी तक आते आते वो गोवा के आकार का हो जाता है। और जब वो पृथ्वी पर गिरता है तो आपको पता है कि हमारी अर्थ पर अच्छा खासा एटमॉस्फेयर है, तो पहले वो एटमॉस्फेरिक लेयर्स को चीरता है, फिर अंदर आता है। और जब वो एटमॉस्फेरिक लेयर्स को चीरता है तो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। एंड वेल नोन फॉर्मूला, फ्रिक्शन क्रिएट्स एनर्जी। पत्थर पहले से ही गर्म होगा, फिर फ्रिक्शन हुआ और गर्म हुआ तो आग लग जाएगी और वो जलने लगेगा। जलने के बाद और टुकड़े हो जाएंगे, उसके और टूट जाएगा, आसमान में ही बिखर जाएगा और प्रत्येक टुकड़ा आपको जलता हुआ नजर आएगा। अंधेरी रात पे छत पे खड़े हुए आपने भी कभी कोई तारा टूटते देखा होगा और तुरंत आपने कोई विश मांगी होगी कि ये मेरी विश पूरी हो जाए, क्योंकि ऐसी मान्यता है ना, टूटता हुआ तारा देखो और विश मांगो तो पूरी हो जाएगी। वो तारा नहीं है, वो उल्कापिंड है जो जल रहा है, थोड़ी देर में बुझ जाएगा। लेकिन अगर भगवान, ईश्वर, अल्लाह कभी आपकी विश पूरी कर दें कि तुझे टूटता हुआ तारा देखना है ना, चल तोड़ दिया तारा। और एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के बाद जरा आइडिया लगा लीजिए कि अगर कोई तारा टूट के पृथ्वी पर गिर जाए तो क्या होगा। पृथ्वी ही नहीं, पूरा सौरमंडल नष्ट हो जाएगा। वो मेटेरोइटिक फॉल है।
अच्छा, फ्रिक्शन हुआ, वो जला, उसके बाद उसको फिर नीचे आना है तो कितनी देर जलेगा? थोड़ी देर में जल के खाक हो जाएगा और फिर जाके वो पृथ्वी पे गिरेगा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई हमारे यहां तो नहीं गिरा कभी। तो जब वो पृथ्वी पे गिरेगा तो इसका भी एक फॉर्मूला है। 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर। 71% पृथ्वी जल से घिरी हुई है। तो कोई भी उल्का पिंड जब पृथ्वी पे गिरेगा तो 71% संभावना किस बात की होगी? कि वो पानी में गिरेगा। अब बचा 29%। तो 29% में 14%, 25% जंगल हटा दीजिए, डेंस फॉरेस्ट, 14% माउंटेन्स हटा दीजिए, सैंड डेजर्ट हटा दीजिए, ग्लेशियर्स हटा दीजिए, रिवर्स हटा दीजिए, लेक्स हटा दीजिए, फिर हटा दीजिए फील्ड्स, जो खेत हैं, खलिहान है, वो हटा दीजिए। कुछ 1%, 2% के आसपास फिर आपका घर आएगा आखिरी में, जहां पे ये गिर सकता है। और अगर गिरा तो सबसे पहले आप इसके साइज का अनुमान लगाइए। साइज बहुत बड़ा नहीं होगा। हो सकता है इसका साइज इतना बड़ा हो, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये आपके घर में गिरा तो ये खराब बात नहीं होगी, इसको अच्छी बात माना जाएगा। अब समझिए क्यों। जैसे किसी ने एक बार बैच में मुझसे पूछा, मैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा रहा था और बच्चे ने मुझसे बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन पूछा कि सर, अर्थ की कोर निफे यानी कि निकिल और फेरियम से बनी हुई है, ये आपको कैसे पता? आप अर्थ की कोर में तो गए नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात भाई, मैं तो नहीं गया। तो बोला फिर कैसे पता? मैंने कहा इसलिए पता क्योंकि कोर का मटेरियल तो बाहर आया, हम नहीं गए। कोर का मटेरियल तो बाहर आता है ना वोल्केनिक इरप्शन से, इसलिए हमको पता। तो उसी तरीके से क्या साइंस इतना आगे बढ़ चुकी है कि वो कभी जुपिटर पे चली जाएगी? आज की डेट में नहीं बढ़ चुकी है ना। मून पे जा रहे हैं तो हल्ला मच रहा है, मैक्सिमम मून पे ही तो जा रहे हैं। साइंस कभी आज की डेट में तो नहीं जा सकती जुपिटर पे, लेकिन जुपिटर तो आ सकता है अर्थ पे। तो अगर जुपिटर के पास से टूटा हुआ कोई उल्का पिंड पृथ्वी पर आके गिरा और आपके घर में गिरा, तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी बात है, क्योंकि आपकी रिसर्च आगे बढ़ेगी। स्पेस में किस तरीके की चट्टानें हैं, कितनी दूर से आकर के गिरी हैं, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, उससे ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य खोले जा सकते हैं। मुझे साल तो नहीं याद है, लेकिन आज से करीब 10 साल पीछे की घटना है। मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि मध्य प्रदेश में एक किसान सो रहा था अपने खेतों में। जब रात को पानी वानी लगाना होता है तो किसान खेत में ही सोता है, और छप्पर के नीचे सो रहा था। तो एक मेटर आके गिरा, और आप अनुमान लगाइए कि उसकी स्पीड क्या होगी जो इतनी दूर से आ रहा है। हाई डेंसिटी है उसकी, पूरे एटमॉस्फेयर को क्रैक किया है, तो बहुत स्पीड होगी। तो उसको पता भी नहीं चला कि वो कब गिरा। जब वो सो के उठा तो उसके छप्पर में एक छेद था, बस छोटा छेद, जितना बड़ा मेटर उतना बड़ा छेद। और चूंकि स्पीड बहुत थी तो वो छप्पर फाड़ के वो नीचे जमीन में घुस गया। खेत की मिट्टी नरम होती है, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद वहां पे कुछ वैज्ञानिक आए उस गांव में, और अपने ट्रांसमीटर्स और रिसर्च की सामग्री लेके तलाशी ले रहे थे। हल्ला हुआ कि क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि एक उल्का पिंड, ग्रामीण अगर नहीं भी समझ पाए तो उन लोगों ने बताया कि इतना बड़ा एक पत्थर का टुकड़ा अंतरिक्ष से आया है, और वो अगर किसी के खेत में गिरा हो तो हमें दे दें, उसके बदले उसको पुरस्कार मिलेगा। तो वो भी किसान सुन के चला गया, फिर जाके अपने खेत में लेट गया। एक दिन उसकी नजर पड़ी कि छपरे में छेद है। उसने बहुत दिमाग लगाया कि ये छेद आखिर कैसे हुआ। उसने छू के देखा तो आसपास का उसका जो एरिया था वो जला हुआ था। डायरेक्शन लगाई
तो देखा वहां पे कुछ मिट्टी अलग तरीके की है, तो उसको शक हुआ, उसने खोदा, और जब खोदा तो इतना बड़ा उल्का पिंड निकल आया। उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने डीएम को फोन किया, डीएम ने आगे फोन किया, कुल मिला के वैज्ञानिक उसके खेत में पहुंच गए और पहचान करी गई उस पत्थर के टुकड़े की कि ये मेटेरोइटिक बेल्ट से टूट करके आया हुआ वही पत्थर का टुकड़ा है जिसे हम लोग तलाश रहे थे। उसकी वैल्यूएशन निकली और रॉयल्टी के रूप में उस किसान को 2 करोड़ रुपए दिए गए। और अखबार में जो हेडिंग मैंने पढ़ी थी, ये सत्य घटना आपको बता रहा हूं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अगर होगी तो जरूर मिलेगी। अखबार में जो खबर मैंने पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो देखिए छप्पर ही फाड़ के उसने दिया, उसकी तो लाइफ बन गई। तो अगर आपको भी कभी ऐसा लगे ना कि आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, अनएक्सेप्शनल होना चाहिए, तो भगवान से सिर्फ यही मनाइए कि हमारा भी छप्पर फट जाए किसी दिन। छत फट जाए, छत पे आके गिर जाए, हाँ बस आपके ऊपर ना गिरे। नहीं, रॉयल्टी तो मिलेगी लेकिन वो लेने के लिए आप नहीं रहेंगी, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत होती है ना पूजा। आज से लाखों साल पहले इसी तरीके का एक बहुत बड़ा मेटल टूटकर इंडिया में गिरा था, बहुत बड़े साइज का उल्कापिंड टूटकर इंडिया में भी गिरा था, और महाराष्ट्र में एक जिला है बुल्ढाना, वहां पर गिरा था। कहते हैं कि जहां पर वो गिरा इतना गहरा गड्ढा हो गया कि एक पूरी झील बन गई, और आज उसे लूनर लेक के नाम से जाना जाता है। लूनर वैसे चंद्रमा को कहा जाता है, लेकिन उस झील का नाम लूनर लेक इसीलिए पड़ा क्योंकि लूनर की वजह से ही वो उल्कापिंड आया था। अगर लूनर रास्ते में पड़ गया होता तो नहीं आता। और अभी जब कोरोना काल चल रहा था तो उस झील का पानी पिंक हो गया था, कभी ब्लू हो जाता है, ये भी आप लोग अखबार में पढ़ते रहते होंगे। तो लूनर लेक यहीं से बनी हुई एक आकृति है। पहले लोगों का मानना था कि वॉल्केनिक इरप्शन से वो लेक बनी है, लेकिन बाद में रिसर्च हुई, अगर वॉल्केनिक इरप्शन से बनी होती तो भूगर्भिक चट्टानों के कुछ तो साक्ष्य मिलते, तो वो सब नहीं मिले। तो फाइनली ये बात प्रूव हो गई कि वो मेटेरोइटिक फॉल से ही लेक का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके की चीजें भी इस मेटेरोइटिक बेल्ट की वजह से होती रहती हैं। तो ये था सोलर सिस्टम, और इसका जो पहला हिस्सा है वो मैंने आज आपको पढ़ा दिया। मेरी पूरी कोशिश थी कि फिलहाल आपको ग्रहों के साथ में एक्लेमेटाइज करवाया जा सके, आप ग्रहों के साथ अपना कॉम्बिनेशन बिठा सकें और इस बात को समझ सकें कि ग्रहों का हमारे जीवन में क्या रोल है, किस तरीके से हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक ग्रह से रेडिएशन का कुछ हिस्सा हमारे पास आता है, तो रेडिएशन का जो हिस्सा हमारे पास आता है वो अपने साथ कुछ लाता भी तो है। तो क्या लाता है ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले सूर्य, तो सूर्य का जो रेडिएशन है वो आत्मा, पिता, सत्ता और हड्डियों का कारक है। आपके जीवन में इन 4 चीजों से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपका सूर्य खराब है। यदि किसी व्यक्ति की हड्डी बार बार टूटती रहती है, आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे अपने जीवन में जो कहीं ना कहीं प्लास्टर चढ़ाए रहते हैं, सूर्य की स्थिति खराब है, तुरंत बिना किसी एस्ट्रोलॉजी के उनको बता दीजिए। जिनको हमेशा प्रशासन से दिक्कतें रहती हैं, कुछ नहीं, चौराहे पे खड़े ही है, पुलिस चाल डंडा मार के चली गई, सूर्य खराब है, सूर्य खराब है। जिनके संबंध पिता से अच्छे नहीं है, अल्प आयु में पिता की मृत्यु हो गई या पिता पुत्र के बीच में दुश्मनी हो गई, सूर्य खराब है। ये नेचर है, ये टेंडेंसी है, और ये प्रूवन है। हम लोग हजारों कुंडलियां देखते हैं, अब तक 10,000 से ज्यादा कुंडलियां देख चुका हूं, प्रूवन है। आंख बंद करके बता देता हूं, सूर्य नीच का है, पिता या तो नहीं है या तो रिलेशन खराब है। बुद्ध बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंस बहन का कारक है, बुआ का कारक है। किसी की उसके बहन से नहीं बनती है, बहन जान की दुश्मन है, बहन प्रॉपर्टी के चक्कर में लड़ रही है, बुआ से नहीं बनती है, या बुआ को बहुत समस्या है, या बुद्धि काम नहीं करती है, इंटेलिजेंस फेल्योर हो जाता है, यस या नो में आंसर नहीं दे पाते हैं, समझ जाइए बुद्ध खराब है। ज्योतिष में सबसे महान ग्रह बुद्ध को माना गया, क्योंकि बुद्ध है बुद्धि का कारक। को बिना बुद्धि के क्या कर पाओगे आज के जमाने में। किसी किसी को कहा जाता है ना कि तुम्हारी बुद्धि ही घास चरने चली गई,
तो उसकी बुद्धि घास चरने नहीं गई, उसका बुद्ध घास चरने चला गया। इसलिए बुद्ध को ठीक करने के लिए गाय को घास खिलाई जाती है, हरे रंग की घास, कलर है ग्रीन। आगे बात समझ में? तो जिसके जीवन में इस तरीके की समस्याएं हैं तुरंत समझ जाइए उसका बुद्ध खराब है। इसके बाद है मंगल, इसके बाद है शुक्र। शुक्र विलासिता का कारक है, लग्जरीज का कारक है, पत्नी का कारक है। पुरुषों की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक है, काम का कारक है, एंटरटेनमेंट का कारक है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आप देखते या जानते हैं जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी मस्त जीवन जी रहा है, बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बढ़िया मस्त कपड़े पहनता है, आसपास बढ़िया गर्लफ्रेंड्स और शादी के बाद सुंदर सी पत्नी मिल गई, घर भर एकदम बढ़िया बना हुआ है, तुरंत आंख बंद करके समझ जाइए इसका शुक्र बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। और जो इसको ऑपोजिट दिखे, शादी के 4 दिन बाद लड़ाई चालू, चौराहे पे समझौता हो रहा है, रोज फटे कपड़े पहना है, गंदगी से रहता है, लाइफ में कोई लग्जरीज नहीं है। कुछ कुछ लोग देखे होंगे कि बहुत पैसा कमाते हैं उसके बाद भी लेबर जैसा जीवन जीते हैं, शुक्र खराब है, पत्नी का कारक है, शिवजी नाराज हैं, कलर है वाइट, तुरंत समझ जाइए। इसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी को एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं मानती क्योंकि यहां हम रहते हैं, तो इसका क्या प्रभाव? पृथ्वी का रेडिएशन तो दूसरे ग्रहों पर पड़ेगा, पृथ्वी पर थोड़ा ना पड़ेगा। इसके बाद है मून, चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, वैदिक श्लोक भी है, चंद्रमा मनसो जाता है, मन का कारक है। चंद्रमा मन के साथ साथ माता है, माता के साथ साथ प्रॉपर्टी है, मानसिक विकार है, आत्मा है। तो अगर किसी व्यक्ति का मन बहुत दुखी रहता है तो समझ जाइए चंद्रमा खराब है, फालतू में दुखी। हाँ भाई क्या हुआ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा पता नहीं, समझ रहे ना, बीमारी है, बीमारी का पता नहीं, चंद्रमा खराब है। माता से संबंध खराब हो, चंद्रमा खराब है। और यही चंद्रमा अच्छा हो तो ये सब चीजें, वो आदमी आपको बहुत इंथुसियास्टिक मिलेगा, बहुत जोशीला मिलेगा, कुछ नहीं जेब में टका नहीं, लेकिन सामने वाले से कहेगा तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। चंद्रमा अच्छा है। चंद्रमा अच्छा जिसका होगा वो व्यक्ति व्यापार बहुत अच्छा करता है, बिजनेस में बहुत बिजनेस टाइकून होता है वो, माँ को बहुत अच्छे से रखता है, करीने से रखता है, मम्मी से बहुत अच्छे रिलेशंस उसके होते हैं, और मम्मी के साथ साथ उसकी लाइफ में जो लव एंगल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसका सबका कारक चंद्रमा है। और किसी का चंद्रमा उसके विवाह के घर में विराजमान है तो पत्नी या पति बहुत सुंदर मिलता है, बहुत सुंदर। किसी का चंद्रमा उसके लग्न में है तो उसका पूरा जीवन ही सुंदर होता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बिना किसी एफर्ट के सब कुछ पा लिया, चंद्रमा बहुत मजबूत था। सबसे ज्यादा रेडिएशन है ना, नवग्रह मंत्र में सबसे पहले कौन आया था? भानु के बाद शशि। तो चंद्रमा तो इतना बलवान होता है, चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण होता है कि आपकी राशि तक चंद्रमा तय करता है। चंद्रमा जिस घर में बैठा होगा उसी घर की राशि हो जाती है। किसी की कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर में बैठा है तो मेष राशि है, 2 नंबर में बैठा है तो वृक्ष राशि है, 3 नंबर में बैठा है तो मिथुन राशि है। चंद्रमा से राशि तय होती है। देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा को केवल देखकर पूरा प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो ऐसा होता है चंद्रमा। इसके बाद मंगल, भूमि सुतो, धरती का पुत्र है, तो धरती का पुत्र है इसलिए धरती से जुड़े कार्य। मंगल का मतलब है पराक्रम, मंगल का मतलब है आवेश, मंगल का मतलब है क्रोध, मंगल का मतलब है गुस्सा, मंगल का मतलब है जिद। ये सारे गुण जिसके अंदर हैं उसका मंगल बहुत खराब है। मंगल का मतलब है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ब्रोकरी, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, जो इन सब चीजों से खूब पैसा बना रहा है, मंगल बहुत अच्छा है। और जो इन्हीं चीजों में बर्बाद हो खत्म हो गया, मंगल बहुत खराब है। मंगल इतना पराक्रम होता है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 इन घरों में बैठ जाए तो उस व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। और मांगलिक व्यक्ति के अंदर सारे गुण और ज्यादा आ जाते हैं। इसीलिए पहले के जमाने में जो व्यक्ति मांगलिक होता था उसको सीधे सेना में भेज दिया जाता था कि तुम जाओ सेना में काम करो, क्योंकि इतने आवेशी हो, इतने पराक्रमी हो, तो वहीं जाओ, दुश्मनों से लड़ो, अपना गुस्सा मिटाओ। अच्छा, अब सेना में कोई जाता नहीं है। अब सेना पूरी टेक्नोलॉजी के आधार पर हो गई है। पहले देखिए लाखों लाख की सेना छोटे छोटे राजाओं के पास थी, अब तो सेना इतनी बड़ी होती नहीं है। तो ये सारे मांगलिक अब करते हैं शादी और कर रहे हैं बनिया की दुकान में नौकरी। तो ये सारा आवेश कहां निकलेगा? मैरिड लाइफ में। इसीलिए मांगलिक लोगों की मैरिड लाइफ
चौपट हो जाती है, क्योंकि वो तो सैनिक है और शत्रु समझ लेता है अपनी पत्नी को, या पत्नी मांगलिक है तो शत्रु समझ लेती है अपने पति को। हम लोग हर रोज मैरिड लाइफ में ऐसे क्राइसिस के मामले सुलझाते रहते हैं जहां पे एक मांगलिक या नॉन मांगलिक है। मैं गारंटी देता हूं, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इतना साइंटिफिक बिलीव है मुझे कि मैं गारंटी देता हूं किसी भी सैनिक की कुंडली उठा के देख लीजिए, मांगलिक होगा। हमारे साथ 2 सैनिक जो बैठे हुए हैं दोनों मांगलिक हैं, पूछ लीजिए, विश्वास ना हो तो, दोनों मांगलिक हैं। हाँ, ये इन लोगों का सौभाग्य है कि इनको पत्नियां भी वैसी मिल गई और इनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। और मांगलिक होने का एक रास्ता भी निकाला है कि अगर कोई व्यक्ति सेना में है, पुलिस में है, पैरामिलिट्री में है, तो उसका मंगल दोष भी अब रद्द कह दे रहे हैं हम। क्यों रद्द कह दे रहे हैं? क्योंकि सारा पराक्रम तुमने उधर दिखा लिया, घर आते आते थक गए, क्या दिखाओगे? या दूसरा उपाय, पत्नियों को तैयारी करा के पुलिस में भर्ती करा दे रहे हैं, अब आओ, आवेश, पराक्रम है मंगल। मंगल के बाद अगला नंबर आ रहा है गुरु का। गुरु है ज्ञान, गुरु है समझ, गुरु है धर्म, गुरु है आध्यात्म, गुरु है ज्योतिष। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु जितना अच्छा होगा वो व्यक्ति उतना ज्ञानी होगा, वो व्यक्ति उतना आध्यात्मिक होगा, उस व्यक्ति को गुप्त विद्याओं का उतना अच्छा ज्ञान होगा। और जो 4 शुभ ग्रह हैं ज्योतिष में, उन चारों में सबसे बड़ा गुरु है। देखिए, गुरु तो सौरमंडल का ही सबसे बड़ा ग्रह है और शुभ है। आपने सुना होगा कि गुरु की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए उस व्यक्ति की लाइफ बन जाए, क्योंकि गुरु में तो वो प्रताप होता है ना। तो उसी तरीके से ये गुरु ग्रह भी है। इसकी दृष्टियां आपकी कुंडली में जहां जहां पड़ रही हैं वो घर आपके बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं और जीवन भर कोई समस्या नहीं होती। गुरु जिसकी कुंडली में अच्छा है, जैसे मैं तो गुरु लग्न का ही हूं, मेरा गुरु उच्च का भी है, तो आप देखिए वो सारी बातें जो आप मेरे बारे में जानते हैं ये सब गुरु की देन है, एकमात्र गुरु की देन है और किसी ग्रह की नहीं। तो इसलिए जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको अपना गुरु हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। और गुरु स्ट्रांग रखने का सबसे आसान तरीका है कि आपके जीवन में कोई गुरु होना चाहिए। जब फिजिकली वो आपकी लाइफ में होगा तो आपको गुरु के अच्छे रेडिएशंस अपने आप रिसीव होंगे। गुरु के बाद है शनि। शनि है जस्टिस, न्याय। शनि है बिजनेस, व्यापार। शनि है माइनिंग, शनि है अनाज। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति फटेयाल घूम रहा, अचानक से उसको कहीं मोरंग की खुदाई का काम मिल गया और खुदाई करते करते आज वो अरबपति बन गया, शनि अच्छा था। कोई व्यक्ति आपने देखा जीवन भर ठोकरे खाई, फिर किसी ने कहा कि तुम चक्की लगा लो, उसने चक्की लगाई, अनाज पीसने लगा, आज वो अरबपति बन गया, शनि अच्छा है। जितने भी लोग जुडिशरी में जाते हैं, जितने भी लोग सीए बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने भी लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, शनि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शनि का काम है न्याय करना। और शनि देखिए सौर मंडल में सबसे दूर है, रेडिएशन सबसे कम है, इसीलिए साइकिल सबसे लंबा है। असली नाम है इसका शनय है। चर का मतलब चलना, तो शनय है चर, इसका एक्चुअल नाम है। हम लोग अपभ्रंश में इसको शनिचर कह देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि खराब है, जीवन भर सिर्फ ठोकरे खाओगे, जीवन भर सिर्फ ठोकरे। और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अच्छा है तो वो जीवन के पहले फेज में ठोकरे खाएगा। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो व्यक्ति बहुत बलवान होता चला जाएगा। आपने अनेक लोग ऐसे देखे होंगे, मेरे पास ही आते हैं, आप लोग सुनते रहते होंगे, काम नहीं बनता, आखिरी मौके पर जाके ऐसे रह जाता है, शनि खराब है। और जिसका शनि अच्छा है वो राजा बना देता है। कलर है ब्लैक। शनि को अच्छा करने के लिए पीपल के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। पृथ्वी पर शनि का प्रत्यक्ष अवतार पीपल का वृक्ष है। जो भी लोग लोहे से संबंधित काम करते हैं और सफल हैं, अनाज से संबंधित काम करते हैं सफल हैं, हार्डवेयर से संबंधित काम करते हैं सफल हैं, चक्की है, माइन है, पेट्रोल पंप है, इनका सबका शनि जबरदस्त है। भवन निर्माण का काम करते हैं, निर्माण भी शनि है, सब शनि। इसके रेडिएशन इस तरीके होते हैं। तो मैंने आपको ये प्लैनेट्स के साथ साथ इनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको समझा दिए। अब आप लोगों को अपनी कुंडली में इस चीज़ की विवेचना करनी चाहिए कि किस ग्रह की स्थिति क्या है और वो आपको कैसा फल, कैसा परिणाम दे रहा है। तो सोलर सिस्टम में एस्ट्रोलॉजी को शामिल करके एक इसको हम लोगों ने ब्रीफ स्टडी कर लिया। इसका पार्ट 2 भी हम लोग पढ़ेंगे और पार्ट 2 में फिर प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशन है, आपके एग्जाम के पर्पज से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रहों का क्रम मैं आशा करता हूं आपको याद हो गया होगा। कौन सा ग्रह बड़ा है, किस ग्रह के ऊपर छल्ले हैं,
कौन सा ग्रह छोटा है, कौन सा हॉटेस्ट है, कौन सा सिस्टर प्लेनेट है, कहाँ पर सैटेलाइट है, कहाँ पर नहीं है, सारी चीजें आपको क्लियर। एक एक चीज लिखवाने का कोई मतलब है नहीं, इससे वेस्टेज ऑफ टाइम है। कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, बाकी जीके आपको सब अवेलेबल करा दी जाएगी, सारे पीडीएफ और सारे जो क्या बोलते हैं नोट्स हैं वो आपको क्लास से मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना आज की चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे।